कैसे हैं आप सब? पढ़ाई चल रही है, रिवीजन चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है? ठीक है, इसी होप के साथ मैं गरिमा राठौर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ ऑन श्री करनी अकेडमी एंड एजुटेक। और बेटा हम लोग हमारे 12th क्लास केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हमने कर लिया था। काफी कुछ अब हम पढ़ चुके हैं उसमें, लेकिन अभी भी और ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको जाननी है, समझनी है और अपने मार्क्स के लिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बनाने के लिए आपको अपनी तैयारी करते रहना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। देखिए आपके सामने मैं आज जो बता रही हूँ वो है एक टेबल जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल। इससे पहले का जो थोड़ा सा टॉपिक है मैं आपको रिकैप्चुलेट करवाती हूँ ताकि आप आइडिया लगा सकें कि जो टेबल है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये रहा बात सभी के दिमाग में। तो देखो बेटा, हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्ट्रोड विभव। आई होप आपको ध्यान पड़ रहा है, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हमने पढ़ा था और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड विभव मानक परिस्थितियों का अलग होता है और इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या है ये हम जान चुके थे। और साथ ही साथ में मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है, यदि हमें वो मान पता चल जाए किसी भी दिए गए इलेक्ट्रोड के लिए, यदि इलेक्ट्रोड विभव का मान हमें पता चल जाए तो हम मानों की आपस में तुलना करके, मानों की किसके मान बेटा, इलेक्ट्रोड विभव के विभिन्न जो मान हमें प्राप्त होते हैं उन मानों की तुलना करके, तुलना कैसे, हमें देखना है कि किसका मान पॉजिटिव है और किसका मान नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मानों की तुलना करके हम क्या पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया में कौन सी धातु, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड बनेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड बनेगा, या फिर यूं कह दे कि कहाँ पर अपचयन होगा आसानी से, कौन ऐसा इलेक्ट्रोड है जो आसानी से अपचयित होने की क्षमता रखता है और कौन सा वो इलेक्ट्रोड है जो आसानी से ऑक्सीकृत होने की क्षमता रखता है। क्लियर है बात? लेकिन हमें कब पता चलेगा, जब हमें इलेक्ट्रोड विभव के मान पढ़ने आ जाए। इलेक्ट्रोड विभव के मानों के लिए टेबल में आपको शो कर रही हूँ, देखिए आप सभी इस टेबल में आपको पता चल रहा है फ्लोरीन, सबसे पहले बात की गई है फ्लोरीन की और बाद में सबसे लास्ट में यहाँ लिखा गया है लिथियम। इन दोनों के जो मान है किसके आधार पर दिए गए हैं, अपचयन विभव के आधार पर। इन सभी धातुओं और अधातुओं के आपको जो ये न्यूमेरिकल मान दिख रहे हैं ये किसके हैं बेटा, मानक अपचयन विभवों के मान। क्लियर है बात? जब आप इन मान को ध्यान से देखते हो, देखो बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2.87, 1.99 ये मान जो है सारे प्लस में, यहाँ से प्लस, यहाँ पे आ गया 0, देन 0 के बाद अच्छा 0.0 किसके लिए था, हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये देखिए ध्यान पड़ा आपका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड HHE ये हम लोग पढ़ चुके हैं। HHE का मान कितना है, 0.00 वोल्ट। क्लियर है? इसके बाद में आ गई धातुएं आयरन, टीबी, टिन, निकल। क्लियर है बात? और सबसे लास्ट में है लिथियम। इसके नीचे के जितने भी मान हैं सारे नेगेटिव में है, साफ दिख रहा है, ऊपर वाले सारे मान पॉजिटिव में है। क्लियर है बात? और ये बात मैं आपको बता चुकी थी कि जब आपको ध्यान पड़ता है कि किसी का भी अपचयन विभव का मान नेगेटिव आ रहा है, अपचयन विभव का मान यदि नेगेटिव आता है तो वहां पर ऑक्सीकरण आसानी से होता है। क्लियर है? ऑक्सीकरण वहां आसानी से होता है, यानी ये जितने भी नेगेटिव मान है इनके एनोड बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, जितने भी पॉजिटिव मान है इनके कैथोड बनने की टेंडेंसी ज्यादा है। क्लियर है? अच्छा, टेबल याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको दो वैल्यूज दी जाए, जैसे हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था वहां पे हमने कॉपर और जिंक की वैल्यू पढ़ी थी कि नहीं, बिल्कुल पढ़ी थी। देखो यहाँ से भी हम चेक कर लेते हैं, कॉपर की वैल्यू ये रही 0.34 वोल्ट, दिख रही है आपको, किसकी वैल्यू है, कॉपर की, बिल्कुल। और कॉपर के साथ हमने किसका इलेक्ट्रोड अटैच किया था, जिंक का। जिंक को ढूंढो, इसमें कहाँ है, ये आ गया जिंक। देखिए जिंक के लिए जो वैल्यू है वो कहाँ जा रही है, नेगेटिव में जा रही है कि नहीं, ये देखिए -0.76 वोल्ट जो वैल्यू है वो है जिंक की। क्लियर है? अब यदि इन दोनों की सिर्फ आपको वैल्यू गिवन है,
क्लियर है, ये नहीं बताया कि कॉपर है या जिंक है, आपको कह दिया कि एक इलेक्ट्रोड है जिसकी वैल्यू है अपस्ट्रीम विभव की 0.34 वोल्ट और दूसरे की है -0.76 वोल्ट। क्लियर है, अब आपने निकालना है सेल विभव। अब सेल विभव का सूत्र हमको पता है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है कि नहीं? तो आपको ये पता तो चलना चाहिए ना कि इन दोनों मानों में से कैथोड कौन है और एनोड कौन है। तो कैसे पता चलेगा? ये पता करने के लिए ही आपको मैं ये टेबल शो कर रही हूँ कि भाई देखिए कॉपर का मान पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव वाला हमेशा क्या बनता है? कैथोड। क्लियर है, नेगेटिव किसका मान है? जिंक का, तो नेगेटिव वाला हमेशा क्या बनेगा बेटा? एनोड बनेगा। अब जब आप मान लीजिए ये पता लगा रहे हैं कि कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड बनेगा, तभी तो आप ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यही नहीं पता है तो मान किसका रखें? क्लियर हुई बात? तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से हमें मिलता है कि हमें ये नहीं बताया जाता कि गिवन जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड एनोड है। आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे करोगे? अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताया है कॉपर और जिंक का, उस एग्जांपल से रिलेट कर लेना। ध्यान रखना उस एग्जांपल को, कॉपर और जिंक वाला नेगेटिव आया मतलब एनोड, पॉजिटिव आया मतलब कैथोड। अंडरस्टूड एवरीबडी? अच्छा ठीक है, अगर आपसे इस तरह से दे दें, आपको दे दिया एक जिंक धातु दे दी और दूसरी दे दी निकल। ये है, एक दे दी जिंक दूसरी दे दी निकल, दोनों का मान नेगेटिव है कि नहीं? दोनों का नेगेटिव। अब आप सोचोगे कि मैम ने तो हमें नेगेटिव बताया था, एनोड पॉजिटिव बताया था, कैथोड, यहाँ पे तो दोनों मान नेगेटिव आ गए, अब क्या करें? कोई बात नहीं, कंपेयर कर सकते हो नेगेटिव की वैल्यू भी। नेगेटिव में भी जिसकी वैल्यू ज्यादा कम है वो एनोड बनने की चांस ज्यादा है, जिसकी ज्यादा वैल्यू है उसके कैथोड बनने के चांस ज्यादा है। क्लियर है बात आपको? तो निकल और अगर जिंक की हम बात करेंगे तो निकल क्या बनेगा? कैथोड। जिंक के साथ निकल हमेशा कैथोड बनेगा और जिंक बनेगा एनोड। यदि आप जिंक के साथ जिंक से नीचे वाली कोई धातु उपयोग में ले रहे हैं, जैसे आप एल्यूमिनियम का उपयोग ले रहे हैं, सोडियम का उपयोग ले रहे हैं, लिथियम का ले रहे हैं, तो ये सब जिंक के साथ क्या बनेगी? एनोड बनेगी। क्लियर है? या फिर आप यूं भी ध्यान रखिए कि जिस भी धातु, कोई भी धातु की अगर आप बात करें तो जिंक की, तो जिंक से नीचे जितने भी स्थित है वो सब इसके साथ क्या बन सकते हैं? एनोड बन सकते हैं। और जिंक से ऊपर वाले चाहे धातु हो जाए, कैडमियम ले लो, आयरन ले लो, क्रोमियम ले लो, कुछ भी ले लो, ये सब जिंक के साथ क्या बनेंगे? कैथोड बनेंगे। अंडरस्टूड एवरीबडी? तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मान ध्यान रखने हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो कैसे कंपेयर करोगे, नेगेटिव नेगेटिव आता है तो कैसे कंपेयर करोगे। टेबल आपके सामने है, रन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपेयर करना सीखना है आपको। आई होप समझ आ गई है टेबल किस तरह से यूज करनी है। तो हम लोग आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमें बताता है अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक नंद समीकरण से संबंधित। क्लियर है? नंद समीकरण की बात कर लेते हैं। हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि यदि हम सभी स्पीशीज की सांद्रता इकाई लेते हैं, सभी स्पीशीज की सांद्रता यदि हम इकाई लेते हैं, उस वक्त हम जो सेल विभव की बात करते हैं उसे हम कहते हैं मानक सेल विभव। मानक सेल विभव हम उसे कहते हैं। लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि पूरे टाइम जब तक रिएक्शन चल रही है, जब तक हम सांद्रता, दाब, ताप, इन सभी इकाइयों को मानक परिस्थितियों में रख सकें। हो सकता है परिवर्तित हो जाए। क्लियर है? तो यदि परिवर्तित होती है तब हम लोग सेल विभव का पता कैसे लगाएंगे, उस समय सेल विभव का हमें कैसे ज्ञान होगा, तो हम क्या करते हैं, उस वक्त सेल विभव का पता लगाने के लिए जो वैज्ञानिक है नर्स, इन्होंने हमारी सहायता की और इन्होंने जो समीकरण प्रस्तुत की हम उसे नर्स समीकरण के नाम से ही जानते हैं। तो नर्स समीकरण क्या बताती है? सेल विभव के बारे में ही बताती है, लेकिन कब? जब परिस्थितियां मानक नहीं, जब परिस्थितियां मानक नहीं है उस समय यदि आपसे सेल विभव पूछा जाए तो आप क्या यूज करेंगे? नर्स समीकरण। क्या मतलब है, कैसे सॉल्व करनी है? देखिए, यदि आपके सामने कोई अभिक्रिया इस प्रकार दे दी गई है जिसमें m कोई धातु है जिसका आयन है Mn+, वो एक इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उनको ग्रहण करके m ठोस धातु में परिवर्तित हो रहे हैं। क्लियर है बात? तो इसके लिए
इसके लिए सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार निरूपित करेंगे? ये देखिए, इस प्रकार निरूपित करेंगे। मैंने हमें ये बताता है ई सेल, यानी ई जो भी धातु है उसके लिए ई सेल बराबर ई नॉट सेल, जो भी आपके पास धातु है इलेक्ट्रॉन है, माइनस आर टी अपॉन एन एफ। आर क्या है? गैस नियतांक, टी क्या है? परम ताप, एन क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एस क्या है? फैराडे नियतांक, जिसका मान होता है 96500। ठीक है, आगे लिखा है एन एम एस। एस मतलब धातु और एस मतलब ठोस। तो धातु की अगर आपने इसको बड़े ब्रैकेट में लिखा है मतलब आप यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सांद्रता की बात कर रहे हैं, अपॉन एम धातु के आयन। क्लियर है बात सभी को? तो यदि आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यदि आप इसमें एम एस यहाँ पे भी आपको लिखा हो एम एस, एस मतलब सॉलिड, एम मतलब जो भी धातु बड़े ब्रैकेट में है, मतलब किसी भी ठोस के लिए सांद्रता हमेशा क्या मानी जाती है? इकाई। क्लियर है? तो इक्वेशन पे जहाँ पे एम एस लिखा गया था उसको बड़े ब्रैकेट में डाला गया था, मतलब इसकी सांद्रता कितनी है? इकाई। तो मैंने वहां पे वैल्यू रख दी इकाई, मतलब 1। तो इक्वेशन क्या बन गई? ई एम एन एम बराबर ई नॉट एम एन एम माइनस आर टी अपॉन एन एस एल एन 1 अपॉन एम एन प्लस। ठीक है, ये क्या है? आयन। आयन की सांद्रता आपको इकाई नहीं माननी, क्योंकि आयन ठोस नहीं होते, जलीय विलयन में होते हैं। क्लियर है बात? ओके। तो ई नॉट एम एन को पहले ही परिभाषित किया जा चुका है, बिल्कुल। ई नॉट का मतलब क्या है? इस नॉट से क्या समझ जाते हो? मानक परिस्थितियों वाले विभव की बात हो रही है। आर है गैस नियतांक, हम जानते हैं जिसकी वैल्यू है 8.314। एफ है फैराडे नियतांक, टी है केल्विन में ताप, और ये सभी मान यदि मैं समीकरण में रखती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या बच जाएगी? कैथोड के लिए समीकरण आती है ई, डेनियल सेल की बात कर रही हूँ बेटा। कैथोड के लिए समीकरण आती है ई Cu2 प्लस Cu। ओके, ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस RT2। टू किसके लिए आया है? इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर है? एनोड के लिए समीकरण लिखी टू, तो जिंक की बात करनी पड़ेगी, तो माइनस RT अपॉन 2F Ln 1 अपॉन Zn2 प्लस। क्लियर है? अब यदि मैं ये दोनों अभिक्रियाएं जो है इनका मान सेल विभव वाली रिएक्शन में रखती हूँ, तो सेल विभव क्या था? ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये था कि नहीं? तो मैंने यही किया, कैथोड कॉपर बनता है, जिंक बनता है एनोड, तो दोनों के लिए इस समीकरण में, इसको मैं कह देती हूँ नंबर 1, इसको मैं कह देती हूँ नंबर 2, इन दोनों में से मान लेके मैंने सेल विभव की अभिक्रिया में डाल दिए मान। तो क्या बन गई? ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस RT2S Ln 1 अपॉन Cu2 प्लस माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn प्लस RT अपॉन 2F Ln 1 अपॉन Zn2 प्लस। क्लियर है? यहाँ से जो ई नॉट की वैल्यू इन दोनों को बाहर ले लिया, ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक माइनस RT अपॉन 2F कॉमन ले लिया इन दोनों में से, ये आ गया Ln 1 अपॉन कॉपर माइनस Ln 1 अपॉन Zn2 प्लस। ये रिएक्शन आई, इसको रीअरेंज किया तो ई नॉट सेल, आपको पता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है ई नॉट सेल के बराबर। ई नॉट सेल यहाँ रख लिया, माइनस RT अपॉन 2F एज इट इज, Ln की जगह Ln 1 अपॉन Cu 2 प्लस यहाँ आया इंटू 1 अपॉन Zn2 प्लस था, तो Zn2 प्लस क्या हुआ? चेंज हो गई, इसकी साइड से चला गया ऊपर। गॉट इट? आगे देखिए, तो ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी है हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, जब मैं आर टी अपॉन एफ इन तीनों की वैल्यू सॉल्व कर देती हूँ, तीनों के मान रख के आपस में काट देती हूँ, तो वैल्यू आती है मेरे पास 0.05। और ये 2 कहाँ से आई है? पूरी अभिक्रिया में, पूरी संपूर्ण सेल अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, इसलिए यहाँ लिखा Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। ये क्या है? दोनों आयनों की सांद्रता है। क्लियर है बात सभी के दिमाग में? आइए आगे देखते हैं। यदि आपको निकल और सिल्वर का सेल दिया जाए इस प्रकार, सेल निरूपण आपके लिए लिखा गया है, तो इसके लिए आपको नन समीकरण लिखनी है, तो किस प्रकार लिखेंगे? क्या देखा आपने? Zn2 प्लस और कॉपर 2 प्लस में हमें पता है कि Zn2 प्लस हमारा उत्पाद था जो बन रहा था,
यानी उत्पाद की सांद्रता बटे Cu2 प्लस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, स्टार्टिंग में था, यानी उत्पाद उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता लिखी जा सकती है कि नहीं। उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, इसको मैं तरह से भी लिख सकती हूँ। तो निकल और सिल्वर के लिए भी मुझे यही पहचानना है कौन क्रियाकारक है कौन उत्पाद है। तो अभिक्रिया लिखी जा सकती है आसानी से इस प्रकार से, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन 2F, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, ln Ni2 प्लस अपॉन Ag प्लस Ag 2Ag प्लस बन रहे हैं वहां पे, तो ये जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, इसकी घात बन जाएगी। ये जो 2 है ये क्या बन जाएगी, इसकी घात, सांद्रता की घात। क्लियर है बात सभी के दिमाग में? ओके एवरीवन, आइए आगे चेक करते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। क्लियर है बात? यदि आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अभिक्रिया दे दी गई है, कोई भी रिएक्शन दे दी गई है और उसके लिए आपने पता लगाना है, सेल निरूपण लिखना है आपको। क्लियर है? तो किस प्रकार लिखेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। MgS आपको दिया गया है, MgS मतलब मैग्नीशियम धातु और 2Ag यानी सिल्वर धातु, इन दो से निर्मित सेल आपके पास है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, अगर प्रश्न में ब्रैकेट में कोई वैल्यू दी गई है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका मतलब क्या है, ये इस स्पीशीज की यानी Ag प्लस की क्या है बेटा, सांद्रता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, सांद्रता को कैसे लिखते हैं, कैपिटल ब्रैकेट में हम बना देते हैं, तो ये ब्रैकेट में बनाएंगे, ये है Ag के पास लिखा गया यानी Ag की सांद्रता। क्लियर है? आगे देखिए, Mg जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू Mg प्लस 2। Mg जो सॉलिड था वो Mg प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है और इसकी सांद्रता भी मुझे दी गई है कितनी, 0.130 मोल। क्लियर है? और ये जो सिल्वर आयन थे ये कन्वर्ट हो गए सिल्वर सॉलिड धातु में। क्लियर हुई बात? तो देखिए इसके ई सेल का परिकलन कीजिए। क्या पूछा गया है, सेल विभव पूछ रहा है प्रश्न आपसे। यदि ई नॉट सेल की वैल्यू भी आपको दी गई है, कितनी दी गई है भाई, चेक करो, 3.17 वोल्ट, 3.17 वोल्ट इसका मान दे दिया गया है। ई नॉट सेल का मान आपको दे दिया गया है। ई सेल आपसे पूछ रहा है, दिया क्या गया है आपको, दोनों स्पीशीज की सांद्रताएं दे दी गई है। जब आपको इतना हिंट मिल गया है, ई सेल पूछा है, ई नॉट सेल दिया, अपने आप समझ जाना कि ई सेल निकालने के लिए मुझे कैथोड एनोड को माइनस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू नहीं दी गई है, सांद्रताओं की वैल्यू दी गई है। यानी यहाँ पर सेल विभव के लिए कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, नल्स अभिक्रिया यूज करनी है। तो ऐसा नहीं ढूंढते रह जाओ कैथोड कौन है एनोड कौन है, कैथोड माइनस एनोड करना है, कैथोड माइनस एनोड करना है, ये हमने सुना था, ये हमने पढ़ा है, ये हमने याद किया नहीं। जो याद किया उसे चिपक के मत रह जाओ बेटा, हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि क्वेश्चन कैसा भी आए। कितने ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं सोल्यूशन से, आप क्या समझते, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 5 6 प्रकार के, इससे ज्यादा तो बन नहीं सकते। यदि आपने सभी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी सॉल्व करने को बचे क्या, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं बचेगा आपके पास। क्लियर है बात? तो अब आप जितना भी डेटा गिवन है उससे समझिए कि आपको दो पदार्थों की सांद्रताएं दी गई है। इसके बाद ये ई सेल आपसे पूछा गया है, ई नॉट सेल का मान आपको दिया गया है, यानी अल्टीमेटली हमें क्या पता लगाना है, हमें ई सेल का पता करना है नल्स समीकरण की सहायता से, ना कि ई कैथोड माइनस ई एनोड की सहायता से। क्लियर है बात? तो आइए प्रश्न में सेल निरूपण भी पूछा गया, तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, एक पार्ट जिसमें हम सेल को निरूपित करना सीखेंगे। तो इस अभिक्रिया को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो है अपने मैग्नीशियम जो है अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, और जहाँ पे त्याग होता है इलेक्ट्रॉन का, जहाँ पर त्याग होता है वो क्या बनता है, हमेशा एनोड बनता है। और सेल निरूपण के समय मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले आपको एनोड लिखना है, फिर समांतर रेखा और फिर आपको कैथोड लिखना है। इतनी बात तो आपके दिमाग में गई। तो एनोड और कैथोड को लिखने का जो तरीका है आपको मैंने वो भी बता दिया था। क्लियर है बात? उसी तरह से हमने लिखा है
सबसे पहले हमने एनोड लिखा है, समांतर रेखा से पहले वाला पोर्शन किसको बताना है, एनोड को। और एनोड लिखने के लिए हमें क्या करना है, पहले धातु सिंगल वर्टिकल लाइन और फिर धातु आयन। धातु आपके पास है मैग्नीशियम, धातु का आयन आपको डीएससी में दिया गया है Mg2+, यहाँ से उठाया एज इट इज लिख दिया। क्लियर है। और मैंने ये भी बता दिया था आपको कि यदि आपको सांद्रताएं दी गई है तो सांद्रता आपको लिखनी पड़ेगी साथ में, कहाँ, ब्रैकेट में। तो Mg2+ की सांद्रता बेटा यहाँ दी गई है 0.130 मोल, ये दी गई है सांद्रता, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 0.130 मोल। क्लियर है बात सभी को, एवरीवन। आइए आगे देखते हैं। ये जो हमने अभी भी लिखा है इसके साथ हमने एनोड पूरा निरूपित कर दिया है। अब हमें क्या निरूपित करना है, कैथोड। ये हमने क्या लगाया है, लवण सेतु। लवण सेतु के बाद क्या लिखना होता है, कैथोड। क्लियर है। तो कैथोड के लिए देखिए, कैथोड को लिखने का क्या तरीका है, पहले आयन उसके पश्चात धातु, पहले आयन उसके पश्चात धातु। तो यहाँ पर आयन लिखा Ag+, जो गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे ये देखिए Ag+ गिवन है तो Ag+ एज इट इज लिख दिया। पास में Ag+ की सांद्रता भी दी गई है। यदि सांद्रता दी गई है और आपने नहीं लिखे मतलब मार्क्स कट जाएंगे। तो यदि सांद्रता प्रश्न दे रहा है तो आपको लिखनी पड़ेगी। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। तो Ag+ जहाँ पे आपने आयन लिखा उसी के पास ब्रैकेट में आप उसकी सांद्रता बताएंगे, सिंगल वर्टिकल लाइन और फिर Ag, आयन पहले धातु बाद में, यहाँ धातु पहले आयन बाद में। और बीच में आपको क्या लगाना है, एनोड और कैथोड के मध्य में लवण सेतु, जो समांतर रेखा से हम प्रदर्शित करते हैं। निरूपण समझ आ गया सभी को, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगी। सेल निरूपण के जितने नियम बताए थे उन सभी नियमों को फॉलो करते हुए हमने सेल का निरूपण कर लिया। आगे देखिए, अब हमें ज्ञात करना है ई सेल। ई सेल ज्ञात करना है। तो ई सेल के लिए हमें कौन सी अभिक्रिया यूज करनी थी, नल्स अभिक्रिया। और नल्स अभिक्रिया अब तक आप लोगों को याद हो गई होगी। देखो चेक करो बेटा, क्या पढ़ा था हमने नल्स समीकरण में, क्या बताती है नल्स अभिक्रिया हमें, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT/NS, RT/NS, N के स्थान पर यहाँ पर 2 लिखा गया है, क्यों, ये देखो Mg2+, मतलब एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। और यहाँ पे N के स्थान पर हम लोग क्या पढ़ते थे बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो यहाँ 2 लिख लिया। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT/NS ln Mg2+, क्यों लिखा Mg2+ ऊपर ब्रैकेट में भी बनाना है आपको। Mg2+ मतलब बताइए, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। क्रियाकारक क्या है, Ag+, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता और ऊपर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि Ag के हमें कितने मोल प्राप्त हुए, 2। और जो भी इसकी समीकरण लिखी होती है, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो क्या बन जाता है, उसकी पावर। तो हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर बना दिया। क्लियर है, इक्वेशन समझ आ गई। अब कुछ नहीं करना है, सीधे आपको वैल्यूज पुट अप करनी है। तो देखो ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है आपको, देखिए प्रश्न में यहाँ पे है 3.17 वोल्ट। तो यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू रखी हमने 3.17 वोल्ट माइनस एज इट इज आ गया 0.059 RT/S का मैंने वैल्यू बताया था आपको 0.059/2। 2 कहाँ से आया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण लॉग ले लिया। और लॉग के बाद में हमें क्या रखना है, इन दोनों की सांद्रताएं। सांद्रता भी हमें क्वेश्चन में साफ गिवन है, तो हमने सांद्रता यूज कर ली। Mg2+ की सांद्रता 0.130, क्लियर है। और Ag+ की सांद्रता 0.0001, ये देखिए यहाँ लिखिए बिल्कुल। यहाँ से आपने क्या किया, Ag की सांद्रता लेनी है भाई। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर बनाना है। ये बनाया है ना, सांद्रता का स्क्वायर है, क्योंकि सिल्वर के हमें 2 मोल प्राप्त हुए, तो जितनी सांद्रता उसका हमने स्क्वायर बना लेना है। क्लियर है, समझ आ गई बात। आगे देखिए,
3.17 माइनस 0.21, ये माइनस 0.21 कहाँ से आया, जब आपने ना इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास नियर अबाउट वैल्यू आ जाएगी लॉग की 10 आएगी, तो 10 की लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो वो एज इट इज रह जाएगा। इसको आपने सॉल्व करना है, जब आपने पूरे कंप्लीट को सॉल्व कर लिया तो आपके पास आया 0.21। क्लियर है, अब तो कुछ नहीं करना, सीधा सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करके हमें वैल्यू बन गई 2.96 वोल्ट। क्लियर है बात। अच्छा, अगर आपको लॉग की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम है तो मैं कल की क्लास में आपको क्या करूंगी, पहले लॉग के बारे में आपको समझा दूंगी कि लॉग की वैल्यू भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो अब आजकल क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में जो लॉग वैल्यूज है वो साथ में प्रश्न के पास में ही लास्ट में ब्रैकेट में दे दी जाती है। फिर भी मैं सोच रही हूँ बाई चांस अगर ना भी हो, मिसप्रिंटिंग हो कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, जो जनरली यूज आने वाली वैल्यूज है उनको मेमोराइज करके रख लेना। जैसे log 1 10, 10 का मान 1 है, 1 का मान 10, ठीक है, इतनी बात पता है। 2 3 4 5, अगर आपने 2 3 4 की भी याद रखी ना, आप बाकी सब लॉग की वैल्यू अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। और मैथ वालों को तो वैसे पता ही होगा जनरली, क्योंकि उनको तो बहुत सारे ऑपरेशन यूज करने ही पड़ते हैं लॉग से रिलेटेड। क्लियर है बात। तो आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे सभी। यहाँ पे स्क्वायर क्यों बनाया है, क्लियर हो गई बात, किस तरह से सॉल्व किया है, क्लियर है बात सभी के दिमाग में। आगे चले, देखिए अगला टॉपिक है नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक। नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक ये शब्द आपने 11th में पढ़ा था, याद आ रहा है, जब आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, साम्य अवस्था वाला जो चैप्टर था उसमें आपने साम्य स्थिरांक पढ़ा था, के अपॉन टी, के टी से इसको हम लिखते थे। तो अब हमें ये देखना है कि यदि हमें नल समीकरण पता है, समीकरण पता है, तो साम्य स्थिरांक और नल समीकरण में क्या संबंध हो सकता है। क्लियर है, आइए चेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी आता है और कैसे से आते हैं। तो देखो बेटा, यदि जेनियल सेल में परिपथ को बंद कर दिया जाए तो निम्न अभिक्रिया होती है। हम पढ़ चुके हैं सेल की अभिक्रिया, डेनियल सेल की, Zn जो है वो कन्वर्ट हो जाता है Zn2 प्लस में, Cu2 प्लस कन्वर्ट होता है Cu में। जैसे जैसे समय गुजरता है Zn2 प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, जबकि Cu2 प्लस आयनों की सांद्रता घटती जाती है। बिल्कुल आपको बताया था कि जिंक कहाँ जाता है, विलियन में जाता है, और कॉपर जो था विलियन से वो कहाँ चला जाता है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाकर जमता रहता है। क्लियर है बात। इसी समय सेल की वोल्टता, जिसे वोल्ट मीटर द्वारा पढ़ा जा सकता है, वो घटती जाती है। क्लियर है। कुछ समय पश्चात Cu2 प्लस एवं Zn2 प्लस आयनों की सांद्रता स्थिर हो जाती है, यानी सांद्रता स्थिर हुई मतलब साम्यावस्था आ गई है, और उस समय वोल्ट मीटर शून्य पाठ्यांक दर्शाता है। ये हुई बात। यह इंगित करता है कि अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो चुका है। इस अवस्था में नष्ट समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। कौन सी अवस्था में, साम्य अवस्था में। क्लियर है। देखिए ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ऐसा होता है। अब उस समय हमें ई सेल कुछ नहीं प्राप्त हो रहा, वोल्ट मीटर क्या रीडिंग ले रहा है, 0, वोल्ट मीटर में कोई रीडिंग नहीं आ रही, कितनी आ रही है, 0, तो ई सेल बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। और हमें पता है ई सेल का फॉर्मूला नल समीकरण में हमने क्या पढ़ा था, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F। ऐसा कहाँ से आया, जब हमने Ln को लॉग में कन्वर्ट किया तो हमने 2.303 RT लगाना पड़ेगा। क्लियर है। आगे देखिए, लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ये याद है आपको, डेनियल सेल की हमने नल अभिक्रिया लिखी थी, बस एज इट इज कॉपी की। अब ई सेल यदि शून्य हो गया तो ई नॉट सेल को मैं इक्वल की इधर लेके आई, तो क्या आ गया, ई नॉट सेल, क्योंकि इधर आया तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस है यहाँ से हट गया है, तो ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT अपॉन 2F लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। परंतु साम्यावस्था पर हमें पता है
क्रिया क्रिया की अग्र दिशा वाली क्रिया की अभिक्रिया की और पक्ष दिशा में अभिक्रिया की दर समान हो जाती है। यानी हम इसे किस तरह से याद कर सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता समान हो जाती है, और इसे हम इस एक स्पेशल वे में रिप्रेजेंट करते थे जिसे हम लिखते थे साम्यावस्था स्थिरांक Kc। ध्यान आ रहा है? तो वहीं से हमने क्या किया, Z2 प्लस उत्पाद Cu2 प्लस क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता को हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था स्थिरांक, इसलिए यहाँ Kc लिखा। क्लियर है? तो उपरोक्त अभिक्रिया में मैं क्या कर सकती हूँ, इस मान के स्थान पर Kc लिख सकती हूँ। हाँ भाई लिख सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए E0 सेल बराबर 0.059, क्लियर है? या पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.059 निकलता है अपॉन 2 log Kc। Kc कहाँ से आ गया, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस के स्थान पर साम्यावस्था स्थिरांक यूज किया है Kc। क्लियर है बात सभी को? आगे देखिए E0 सेल का जो मान है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है डेलियल सेल के लिए 1.1 वोल्ट। तो हम log Kc का मान कैसे निकालेंगे, देखिए log Kc को मैं इधर लेके आ गई, E0 सेल को इधर लेके जाऊंगी तो 1.1 इंटू 2, दिख रहा है जो 2 है ये अपॉन में चला गया, ऊपर चला गया, और 0.05 में नीचे आ गया, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 37.288। तो Kc का मान इससे निकालूंगी, यानी डेसिमल में वैल्यू यानी एंटीलॉग लेना पड़ेगा। तो Kc बराबर आया 2 इंटू 10 की घात 33, 2 इंटू 10 की घात 33 आ गया Kc का मान। क्लियर है बात? यदि आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन पूछी गई है कि नर्स अभिक्रिया और साम्यावस्था स्थिरांक में संबंध लिखाइए बताइए, तो आपने सिर्फ ये अभिक्रिया उपयोग में लिखनी है, इतनी ही अभिक्रिया आपका उत्तर बनेगी। E0 सेल बराबर 2.303 RT अपॉन NF लॉग एडिटिव। Kc किसके स्थान पर आया है, उत्पाद बटे क्रियाकारक की जो सांद्रता है उसी को हम क्या लिखते हैं, Kc लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने उत्पाद बटे क्रियाकारक की सांद्रता को Kc से यहाँ पे रिमूव कर दिया है। क्लियर हो गई बात? साम्यावस्था स्थिरांक Kc और नर्स अभिक्रिया, ये बाकी क्या है, सारी नर्स अभिक्रिया है, इसमें संबंध क्लियर है। इस संबंध को आपको बहुत बार यूज करना है, बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। कई बार आपसे E0 सेल का मान पूछेंगे, कई बार आपसे Kc का मान पूछेंगे, बट इक्वेशन ऐसे ही रहने वाली, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, आगे देखिए सेल के मानक विभव एवं साम्यावस्था स्थिरांक के बीच संबंध दर्शाती है। हमने अभी भी जो रिएक्शन पढ़ी उसके बाद की गई है। इस प्रकार अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक जिसे अन्य प्रकार मापना संभव नहीं है, सेल के संगत E0 मान से परिकलित किया जा सकता है। क्लियर हुई बात? साम्यावस्था स्थिरांक को हम किसी ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिससे उसको हम रिएक्शन में डालें, बीकर में डालें और वो हमें रीडिंग बता दे कि साम्यावस्था स्थिरांक कितना है, नहीं। लेकिन हाँ, log Kc की वैल्यू हम नर्स अभिक्रिया से बिल्कुल आसानी से और एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? जैसे एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिए लिखा गया है, निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित। अभिक्रिया आपके सामने कॉपर और सिल्वर की रिएक्शन है, Cu प्लस 2Ag प्लस Cu2 प्लस और 2Ag, और इसके लिए आपको E0 सेल का मान भी दे दिया गया है 0.46 वोल्ट। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, Kc का मान निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे। देखिए E0 सेल बराबर 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग Kc, ये वाली इक्वेशन हमें यूज करनी है, ये हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। क्लियर हुई बात? अब आप देखिए हमने कुछ नहीं करना है, वैल्यू भी तो पुट करनी है। log Kc को मैं इधर लेके गई, E0 सेल को यहाँ लेके जाती हूँ, तो log Kc की वैल्यू में क्या आएगा 0.46, जिसका मान है E0 सेल का इंटू 2, अपॉन वाला जो 2 था वो यहाँ इंटू हो गया, 0.059 जो है वो अपॉन में चला गया, वैल्यू क्या आ गई 15.6। क्लियर है? Kc बराबर क्या निकला यहाँ पे, आपको इसका log A से सॉल्व करना पड़ेगा, 3.92 इंटू 10 की घात 15, 3.92 इंटू 10 की घात 15, ये आ गई आपकी साम्यावस्था स्थिरांक Kc की वैल्यू।
क्लियर है बात, समझ आइए। कल के लिए मैं आपको थोड़ा लॉग के बारे में समझा दूंगी और उसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। और इसी के साथ आपने क्या करना है, जो टेबल मैंने आपको सबसे पहले बताई थी मानक अपव्यय विभव वाली टेबल, उसका आप सभी ढंग से उसको यूज करना सीख लो। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज का क्या मतलब है, कब कैथोड कब एनोड बनना है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया है इसमें आपको ही समझना है कौन कैथोड और कौन एनोड बनेगा। क्लियर है बात, कौन क्रिया कारक बनेगा कौन उत्पाद बनेगा, इस अभिक्रिया के माध्यम से सेल निरूपण किस प्रकार करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात। तो सबसे पहले टेबल रिवाइज करोगे, नल समीकरण, नल समीकरण का उपयोग और नल समीकरण साम्यावस्था स्थिरांक का संबंध, ये दो चीजें कभी नहीं भूलनी है। साम्यावस्था स्थिरांक कैसे फाइंड कर सकते हो, नल समीकरण से। लेकिन उससे पहले नल समीकरण क्या है, किसमें संबंध बताती है, सेल विभव और मानक सेल विभव की। कब पढ़ी आपने नल अभिक्रिया, जब सांद्रता यानी जब सेल काम कर रहा है, सेल के कार्य करने पर यदि आपकी मानक परिस्थितियां फॉलो नहीं हो रही हैं, तब आपको नल समीकरण जो है वो पढ़नी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने पड़ते हैं। आई होप आज का टॉपिक आप सभी को क्लियर हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक था। कुछ पेशेंस रिलेटेड इस टॉपिक से मैं आपको करवाऊंगी। लॉग की टेबल और लॉग की जो कुछ वैल्यूज है जो जनरली यूज आती रहती है मैं वो आपको बता दूंगी। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोग मिलेंगे और आगे हमारा जो टॉपिक है हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन।